हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। केबीएस के टीजीटी एग्जाम्स हो चुके हैं, पीजीटी हो चुके हैं, अभी पीआरटी ऑन गोइंग है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट की टीजीटी के बहुत सारे सब्जेक्ट की आंसर की आ चुकी हैं, पीजीटी की आने वाली हैं। तो लगभग लगभग और जब आप एग्जाम दे के निकलते हैं तो आपको एक आइडिया होता है कि हम किस जोन में पहुंचने वाले हैं। यानी कि हम सिक्योर जोन में हैं या फिर हम 50-50 वाले में हैं कि हम सिलेक्ट हो भी सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल बाहर वाले जोन में हैं। इस बात का आइडिया लगभग लगभग आपको होता है। इस आइडिया को बताने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस अवेलेबल होते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके डालते हैं। इसके साथ साथ आप खुद अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं, या फिर जो भी एग्जाम आप देने जाते हैं वो उससे रिलेटेड आपको ठीक ठाक जानकारी होती है, तो आप खुद इस बात को समझ चुके होते हैं कि मैं किस कंडीशन में हूँ। क्लियर है ना। तो यानी कि अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता है कि आप इंटरव्यू में जाने वालों में हैं या नहीं है। लगभग लगभग आपको ये क्लियर है, या फिर डाउटफुल है या फिर ये क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें किसी की टीजीटी मैथ्स की, ये एक वीडियो जनरल है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं है। वैसे यूजुअली मैं बायोलॉजी पे बात करता हूँ, बट ये जनरल वीडियो है, आपके सबके काम आने वाला है। टीजीटी मैथ्स की बात करें और अगर कोई 150 स्कोर कर रहा है तो वो सिक्योर है, वो डेफिनेटली। अब कोई अगर 123 स्कोर कर रहा है, 125 स्कोर कर रहा है, अनरिजर्व्ड में है, तो वो डाउटफुल कंडीशन में है। कोई 115 जनरल वाला अगर पहुंच रहा है उस रेंज में, तो फिर वो पूरा पूरा बाहर है। ये बात बिल्कुल क्लियर है लगभग लगभग, ठीक है ना। बाकी देखा जाएगा, आंसर की आएगी, थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स देखे जा सकते हैं, बट लगभग लगभग आपको इस बात की जानकारी होती है कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और क्या आपकी कंडीशन है। केवीएस हर एक चीज को जितना सोच के चले थे उससे पहले कराता जा रहा है। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में, तो वो ऐसा हो रहा है कि उससे पहले ही सब कुछ हुआ जा रहा है। यानी कि जो टाइम इंटरव्यू के लिए दिया करते थे उतना टाइम आपको इंटरव्यू के लिए नहीं मिलेगा। हम अगर सामान्य तरीके से देख के चलें तो ये रिजल्ट दे देंगे बहुत जल्दी ही। मतलब आंसर की वगैरह आने के बाद मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ के एंड तक लगभग लगभग रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। हो सकता है उससे भी पहले कर लेंगे। उसके बाद ये 15-18 दिन का टाइम आपको देंगे, 20 दिन का, और उसके बाद सीधे इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे। तो सिंपल सी चीज है, इंटरव्यू बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। आपको पता है कि रिटन एग्जामिनेशन का 70% कंट्रीब्यूट करेगा आपकी मेरिट में। आपकी जो 100% मेरिट बनेगी, रिटन एग्जामिनेशन का 70% और इंटरव्यू का 30%। मैं एक चीज पहले भी मैंने अपने वीडियोस में कही हुई है, जो मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड सेशंस पड़े हुए हैं। इंटरव्यू में आप लाख गलती करेंगे, माफ हो जाएंगी। मतलब अगर थोड़ा उस तरीके से बोले, इंटरव्यू में 100 खून माफ है आपके, लेकिन इंटरव्यू में आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वो आपको आपके 1000 पाप धो देती है। तो अगर आपके टीचिंग स्किल सबसे स्ट्रांग है ना, तो फिर आप बहुत आसानी से सिलेक्शन लेने वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। अदरवाइज आप बातें उनसे कितनी भी अच्छी करके आ जाएं, उससे कोई बहुत रिजल्ट निकलने वाला नहीं होगा। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेजर बात कर रहा हूं आपसे डेमो टीचिंग की। जब आप डेमो पढ़ाने जाते हैं, डेमो टीचिंग, इस बार उन्होंने जो इंटरव्यू है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इंटरव्यू हो गया और दूसरा सेकेंड पार्ट हो गया। इंटरव्यू का 15% रहेगा और दूसरा रहेगा डेमो टीचिंग का 15%। ग्रॉस हो जाएगा 30%। तो जो डेमो टीचिंग आपकी रहने वाली है वो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करेगी, और आप ये मान के चलिए वो 30% पूरा का पूरा डेमो टीचिंग का ही है। मेरा अपना मेरी अपनी मैथमेटिक्स ये कहती है, ठीक है ना। क्योंकि वो आपको एज अ टीचर चूज कर रहे हैं, तो उन्हें आपसे ये चाहिए कि आपकी टीचिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। सेकेंडरी चीजें आदमी को नहीं आती हैं वो सीख जाता है, बट अगर आपको पढ़ाना नहीं आता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं आ पाया है, तो फिर आप फ्यूचर में बहुत अच्छा सीख पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो चलिए थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। डेमो टीचिंग में सबसे पहली चीज ये आती है कि आप टॉपिक कौन सा चूज करें। मेरा प्राइम मोटिव यही है कि मैं टॉपिक पे बात करूं। आप टॉपिक कौन सा चूज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेमो के लिए जब आप टॉपिक चूज करते हैं तो आपके माइंड में चलता है कि मैं कौन सा टॉपिक चूज करूं, डिफिकल्ट टॉपिक उठाऊं, इजी टॉपिक उठाऊं, कौन सा टॉपिक लूं जो पढ़ाना बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। केवीएस का जब एग्जाम हुआ था तो मैंने जेनेटिक्स प्रिपेयर की हुई थी,
इंटरव्यू के लिए, एक्चुअली इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। केवीएस के लिए मैंने जेनेटिक्स प्रिपेयर की हुई थी, उसके साथ में मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम प्रिपेयर किया हुआ था, उसके साथ में मैंने और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को प्रिपेयर किया हुआ था। प्राइमरीली मेरा मोटिव ये था कि मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊँ, नहीं तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन, इस चैप्टर को पढ़ाऊँ। डेमो में अगर आप अब दूसरी तरफ कंपेयर करके आपको बताता हूँ, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो मैंने एनवीएस का जो पीजीटी का इंटरव्यू दिया था, पहले केवीएस का हो चुका था। केवीएस के इंटरव्यू के रिलेटेड बातें मैंने डाली हुई भी हैं, आप वहां पर देख सकते हैं वीडियो में। फिर जो एनवीएस का इंटरव्यू हुआ उसने मुझे लगा कि केवीएस में जो मैंने पढ़ाया है वो कॉमन टॉपिक्स हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जेनेटिक्स हर कोई पढ़ाने को तैयार रहता है, बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन वो भी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स में से नहीं आता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एनवीएस में मैंने नर्वस सिस्टम तैयार किया, न्यूरल सिस्टम कंप्लीटली तैयार किया बहुत अच्छे से। अब मैं कंपेयर करके बताता हूं कि हुआ क्या। जब मैंने यहां पर जेनेटिक्स और बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन की बात की, तो बिलीव करिए इसमें बहुत बड़ा लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलता है आपको। पूछने वाले के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो उन्होंने मुझसे जेनेटिक्स के मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आ जाते हैं ना। बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन में ब्लड से क्वेश्चन निकल आते हैं, आरएच फैक्टर से क्वेश्चन निकल आते हैं, ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चंस निकल आते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं मल्टीपल, अभी आपके माइंड में हजारों क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ऐसा ही हुआ, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे और हर एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा कुछ शायद डाउटफुल रहा था, बट वो भी मैंने लास्ट में क्लियर कर दिया था, एबी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। यानी कि बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन मैंने, उन्होंने भी बड़े मन से पूछे हमसे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव के, और मैंने आंसर भी बहुत अच्छे से किया। इसके अपोजिट क्या हुआ, मेरे केवीएस के इंटरव्यू में 49 मार्क्स थे आउट ऑफ 60। तो 49 में बहुत अच्छा स्कोर तो खुद नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है बहुत अच्छा स्कोर, बट हाँ अच्छे में काउंट हो जाएगा। 50 के अप्रॉक्स 49 स्कोर है तो अच्छा स्कोर है 60 में से, अगर हम इसको काउंट करके चले। दूसरी तरफ अगर मैं एनबीएस की बात करूं, नवोदय की, नवोदय के इंटरव्यू में मैंने कहा मैं ऐसा टॉपिक करके जाऊंगा और किसी ने तैयार नहीं किया होगा। एक्चुअल में केवीएस में हुआ क्या था, उन्होंने मुझसे कहा था जिसको देखो जेनेटिक्स पढ़ाने चला आता है, आती किसी को नहीं है, यही सेम लाइंस थी, और जिसने मतलब मुझे हिला दिया था वहां पे। तो अगर हम सिंपली कहें तो उन्होंने जब ये बात कही तो मुझे ये बात कहीं याद बनी रही। मैंने कहा मैं ऐसा टॉपिक चूज करूंगा जो जनरली कोई तैयार करके ही नहीं आता है, और जो एक्सपर्ट बैठता है वो भी इंसान होता है, जरूरी नहीं है वो हर पार्ट में एक्सपर्ट हो। तो एनबीएस के इंटरव्यू के पैनल में भी 4 लोग थे, जहां तक है मुझे समझ में आ रहा है 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, एक जूलॉजी का था एक बॉटनी का था। उसमें एक प्रोफेसर हो सकता है या एक नॉर्मल, मुझे एक तो महिला थी वो लग रही थी कि शायद पीजीटी ही होंगी। उसके बाद एक कोई एजुकेशनिस्ट होगा, एक साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई व्यक्ति बैठा होगा वहां पर। तो फिलहाल एनबीएस के इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हुआ, एनबीएस के इंटरव्यू में जब मैंने न्यूरल सिस्टम की बात की तो उन्होंने मुझसे, अब एक सिंपल सी चीज है, न्यूरल सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, अभी नॉर्मली अगर हम आपसे बात करें तो मल्टीपल क्वेश्चंस कई बार निकल के नहीं आते, आप बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आपके पास सिंपल से क्वेश्चंस निकल के आएंगे, कॉर्पस कैलोसम क्या है, सेरेब्रम क्या है, सेरिबेलम क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, पोन्सोरोली क्या है, ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस आप निकाल लेंगे। शायद उनके पास उस टाइम पर, अब कई बार ऐसा होता है जो बैठा है एक्सपर्ट उसके पास उतने क्वेश्चंस नहीं है, उन्होंने मुझसे सिलेक्टेड 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, जब उनको नहीं कुछ अच्छे से उन्होंने शायद रिकॉल कर पाया होगा। देखो मैं कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी मैं ही व्यक्तिगत तौर पे भी बैठा हूँ, तो हर एक कॉन्सेप्ट में मैं, हर एक टॉपिक में बहुत एक्सपर्ट हूँ, इसकी उम्मीद तो करना गलत है, और आप भी नहीं होंगे हर एक टॉपिक में एक्सपर्ट। तो उन्होंने मुझसे ना 2-4 ही क्वेश्चन पूछे, और जो क्वेश्चन भी पूछे ना वो कोई अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं थे उससे रिलेटेड। हालांकि बाद में जो क्वेश्चन मुझसे बॉटनी के अलग से किए गए, उन क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से बताया, सब कुछ, मेरे मार्क्स भी वहां पर भी ठीक थे, 164 के अप्रॉक्स शायद मेरे एनबीएस में थे। बट मैं खुद उस पार्ट से सेटिस्फाई नहीं था जो मैंने न्यूरल सिस्टम तैयार किया हुआ था वहां पर। अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इंटरव्यू के लिए जो भी टॉपिक सिलेक्ट करके लेके जाएं, वो टॉपिक ऐसा हो कि जो डिफिकल्ट टॉपिक मत चूज करें, टॉपिक वो चूज करें जो आप बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है
कि उस टॉपिक से ना मल्टीपल क्वेश्चंस अंदर से बन पा रहे हो। आप समझते हो, जैसे अगर आपसे कोई एक टॉपिक दिया गया तो उसके अंदर से क्वेश्चंस निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना। और टॉपिक भी ऐसा हो जो जनरली टच में रहा करता है, समझ गए ना। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक को उनके सामने रख दोगे कि जो है ही नहीं बहुत टच में, तो फिर जब टच में नहीं है तो वो कहाँ से बहुत सारे, जैसे आपसे उन्होंने पूछा कि आप कौन सा पेपर करके, आपने कहा वर्नलाइजेशन प्रिपेयर करके आए हैं। अब एक ही उसमें क्वेश्चन बन रहा है कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, ज़्यादा तो कुछ उससे बनेगा नहीं बहुत ज़्यादा। और पीएचडी हो सकता है सामने वाले ने ना कर रखी हो वर्नलाइजेशन पे, आप करके आ गए हो, तो कहाँ से क्वेश्चन निकालेगा। तो मेरा सिंपल सा मानना है कि टॉपिक ऐसा चूज करें जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी हो, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से निकल के आ रहे हो। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि कम से कम आपका, आप जिस भी सब्जेक्ट से है, इंटरव्यू में एक चीज ये रहा करती है कि डेमो टीचिंग में यूजुअली जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, वो आपका टॉपिक देते हैं आपको, आपसे पूछते हैं कौन सा टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है, वो आप बताइए। तो आपने जो प्रिपेयर किया है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, कई ऑप्शंस मल्टीपल लेके जाएं। जैसे हो सकता है मेरे में हुआ तो दुखी हो गए तो जेनेटिक्स पूछ पूछ के, तब उन्होंने मुझसे कहा जेनेटिक्स जिसको देखो आती नहीं है पढ़ाने चले आते हैं। तो आप कम से कम 3 से 4 टॉपिक बहुत अच्छे से करके लेके जाएं, अपने घर पे या कहीं इंस्टीट्यूट में जाकर बोर्ड पे 4-6 बार पढ़ा के देख लें कि मैं कितने अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। क्लियर है ना। रिक्वेस्ट कर लें अपनी किसी आस पड़ोस के किसी आपके जान पहचान में कोई विद्यालय है, कोई स्कूल है, कोई कोचिंग सेंटर है, तो आप पढ़ा के देख लें उस टॉपिक को, तो उससे ना बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपके माइंड में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता रहा हूँ डेमो टीचिंग सबसे एविडेंट रोल प्ले करेगा आपके इंटरव्यू में। मैंने जैसा बोला आपसे, आपकी द्वारा की गई अदर लापरवाही माफ हो जाएंगी अगर आपकी डेमो टीचिंग बहुत अच्छी जाती है और जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके आंसर आप बहुत अच्छे से करते हैं। बाद बाकी आलतू फालतू कुछ बातें कई बार वो पूछ लेते हैं आपसे, जैसे मेरे एक फ्रेंड ने उनसे यही पूछ लिया था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। तो वो भी बेचारे सुबह से बैठे बैठे थक जाते हैं, शाम तक सुबह से बैठे बैठे थक चुके हैं, वो 40-20 बच्चों का इंटरव्यू ले चुके हैं, अब उनको भी थकान हो रही है, तो फिर वो सोचते हैं चलो कुछ भी ऐसे ही पूछ लें। तो बट वो बातें मैटर नहीं करती, मैटर आपकी डेमो टीचिंग करेगी, और डेमो टीचिंग बहुत अच्छे से तैयार करके लेके जाइएगा। कैसे क्लास पढ़ानी है इस चीज़ पर बहुत अच्छे से काम करके लेके जाइएगा। एक दिन मैं बायोलॉजी के से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को बताने की कोशिश करूँगा, एक नई वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं कि आप कौन से टॉपिक सिलेक्ट करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मल्टीपल ऑप्शन साथ लेके जाएं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अदरवाइज जैसे उन्होंने कहा आपसे पढ़ाई, आप कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं और आपने कहा कि सर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रिपेयर करके आए हैं, उससे पहले 4 लोग और पढ़ा के जा चुके हैं, तो फिर दिक्कत होने वाली है आपको। क्लियर है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, तो दिक्कत से बचने के लिए आपके पास सिंपल सा ऑप्शन ये है कि मल्टीपल तैयार करके जाएं, ठीक है ना। बॉटनी भी टच करके जाएं। अब आप जूलॉजी के हैं तो आपने कहा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार कर लेंगे, न्यूरल सिस्टम तैयार कर लेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम तैयार कर लेंगे, और उनमें वो बॉटनी का एक्सपर्ट बैठा हुआ, जो प्रोफेसर उन्होंने बुलाया वो बॉटनी का है, तो वो आपको खींचेगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ, फोटोसिंथेसिस की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं और डिटेल में किसी दिन बात करूँगा इस चीज़ पे। बाकी कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पोस्ट करें, मैं सेटिस्फैक्ट्री और रिलेवेंट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा।